मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और गर्वान्वित महसूस करता हूं, गर्व इस बात का कि जो प्रस्ताव न्याय पथ के नाम से कार्य समिति ने कल बनाया है वो आप सबके समक्ष हम लोग रख रहे हैं। एंड फॉर दोज ऑफ आवर फ्रेंड्स हु डोंट स्पीक हिंदी, इट विल बी अवेलेबल इन इंग्लिश टू ऑल ऑफ यू। साथियों, आज से ठीक 100 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद संभाला था और ये 150वीं जयंती सरदार पटेल साहब की है। इस ऐतिहासिक अधिवेशन में हम यहां मौजूद हुए हैं और अभी आपने खड़गे साहब का भाषण सुना। देश में जो हालात बने हैं वो हम सबके सामने हैं, लेकिन आज न्याय पथ की क्यों जरूरत पड़ी है? देश में जो सरकार काम कर रही है, पिछले 10 सालों में महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, ध्रुवीकरण और क्रूरता की सारी हदें पार कर चुकी है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब नफरत, नकारात्मकता और निराशा के इस वातावरण को बदलकर न्याय और संघर्ष के रास्ते पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस की रगों में कुर्बानी और राष्ट्रवाद भरा हुआ है, लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्रवाद क्या है? जो लोग राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, राष्ट्रवाद का चोला ओढ़कर वोट बटोरने का काम करते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का जन्म संघर्ष के लिए हुआ, देश की आजादी के लिए हुआ और कांग्रेस पार्टी के सुनहरे इतिहास में हमारे नेताओं ने जो कुर्बानियां दी हैं उसका पूरे देश और दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने देश को अखंड रखने के लिए, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे राजीव गांधी जी हो, चाहे सरदार बेअंत सिंह हो, उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए, छातियों पे गोलियां खाई इस देश की अखंडता और समृद्धता को एक रखने के लिए। ये कांग्रेस का राष्ट्रवाद है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत को जोड़ने का है, भाजपा का राष्ट्रवाद समाज को तोड़ने का है। कांग्रेस का राष्ट्रवाद भारत की अनेकता को एकता में मिलाने का है और भाजपा का राष्ट्रवाद अनेकता को खत्म करने का है। सत्ता को हथियाने के लिए और बरकरार रखने के लिए धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, भाषा, पहनावा और खान पान में लोगों को बांटने के लिए जो राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, उनको आईना दिखाने का अब समय आ चुका है। वो लोग जो कांग्रेस मुक्त बनाने की बात करते हैं, मैं याद दिलाना चाहता हूं आपको, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने थे तो कांग्रेस के पास 400 से ज्यादा सांसद थे। हमने कभी नहीं सुना राजीव जी को बोलते हुए कि विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं या भाजपा मुक्त देश बनाना चाहते हैं। लेकिन घमंड की ये परिकाष्ठा हो गई है कि कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं। मैं उन सब विरोधी ताकतों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस की जड़ें देश में तो बहुत मजबूत हैं ही, लेकिन गुजरात में भी बहुत मजबूत हैं और 400 पार का नारा देने वालों को पिछले लोकसभा चुनाव में जनता ने आईना दिखा दिया और बैसाखियों पर लाके खड़ा कर दिया सरकार चलाने के लिए। प्रजातंत्र की पहरी है और संविधान की रक्षक है कांग्रेस पार्टी। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था, उससे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद 25 नवंबर 1939 को संविधान सभा में कहा था कि कांग्रेस के बिना संविधान बनाना असंभव था। पिछले 75 सालों में कई सरकारें देश में आई, कांग्रेस की और गैर कांग्रेस की, लेकिन हर सरकार ने मूलतः संवैधानिक संस्थाओं को पोषित करने का काम किया, संवैधानिक संस्थाओं को संरक्षण देने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य से पिछले 10 साल से जो सरकार दिल्ली में बैठी है, उन्होंने जानबूझकर नीतिगत तरीके से सभी संवैधानिक संस्थाओं को जानबूझकर खोखला करने का काम किया है, उनकी पारदर्शिता को समाप्त करने का काम किया है। और ये आज की बात नहीं है। फरवरी 2000 में भाजपा की सरकार ने संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग बनाया और साजिशपूर्ण तरीके से खिलवाड़ करने की कोशिश करी, लेकिन राष्ट्रव्यापी विरोध किया कांग्रेस ने, पूरे देश के लोगों ने उनको अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा नेताओं ने खूब कहा 400 पार करा दो और भाजपा के सांसदीय उम्मीदवारों ने कई बार नारा देकर अपनी दुर्भावना को प्रकट किया कि कैसे वे संविधान के खिलवाड़ करना चाहते हैं। साथियों, भाषण देना अलग बात है, लेकिन सरकार के कामकाज को आप देखिए। 6 वर्ष पहले भाजपा सरकार ने सदन में कहा था
कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण दर्जा देंगे। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने आदेशित किया कि आप जम्मू कश्मीर को पूरा दर्जा दो राज्य का, आज तक नहीं दिया। मणिपुर में क्या घट रहा हम देख रहे हैं, गृह युद्ध के हालात बने हुए हैं, बलात्कार हो रहा है, लूटपाट हो रही है, महामारी बची है, लेकिन ना तो प्रधानमंत्री जी को वहां जाने का समय है, ना उनकी इच्छा है। वो लोग जो संविधान की बात करते हैं और अपनी कार्यप्रणाली से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर कर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को आरोपी बनाने का काम करते हैं, उनका पर्दाफाश करने का समय आ गया है। कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे साहब ने लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस का गठबंधन किया। देश के सामने जो चुनौतियां थी उसका सामना करने के लिए समान दृष्टिकोण रखने वाले दलों को साथ लेकर आए थे और भविष्य में भी भाजपा सरकार को चुनौती देने के लिए संसद के अंदर और संसद के बाहर समय पड़ने पर तमाम हमारे इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथियों के साथ हम चर्चा कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी का। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का अगर रास्ता किसी ने दिखाया है तो राहुल जी ने दिखाया है। 1951 में जब सुप्रीम कोर्ट ने देश में आरक्षण को खत्म कर दिया था तो पंडित नेहरू जी की कांग्रेस सरकार थी जब वो अध्यादेश लेकर आए और संविधान में हमेशा के लिए आरक्षण का रास्ता परस्त कर दिया था। वो राजीव जी ने, इंदिरा जी ने उस रास्ते को अपनाया और मुझे खुशी है कि आज खड़गे साहब और राहुल जी ने ये बीड़ा उठाया है कि सामाजिक न्याय दिलाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। देश में बैकलॉग है, SC, ST, OBC महिलाओं पर जो अत्याचार और हो रहे हैं, लगातार 13% की वृद्धि उसके अंदर हो रही है। देश का सद्भाव, सर्वधर्म समभाव, आज जो टकराव पैदा किया गया है, भाई को भाई से लड़ाने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके खिलाफ हम सब कांग्रेसियों को साथ खड़ा होना होगा। बिना संकोच के हमें कहना होगा, जैसा सरदार पटेल ने 1948 में जयपुर के अधिवेशन में कहा था कि कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं कि भारत एक सच्चा धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। हमारी अलग अलग पृष्ठभूमियां हैं, संस्कृति है, वेशभूषा है, खाना पीना है, भाषाएं हैं, लेकिन जो लोग उत्तर दक्षिण के राग में धर्म, जाति, गोत्र के नाम पर लोगों को बांटना चाहते हैं, उन लोगों से हमको सावधान रहना पड़ेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस प्रतिबद्ध है कि धार्मिक, भाषाई, जातिगत व क्षेत्रीय बंटवारे की सियासत को हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। देश को ना बंटने देंगे, ना बांटने वाली ताकतों को बढ़ने देंगे। हमारा वही नारा है, नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो, जो नारा राहुल जी की यात्रा में हम सब लोगों ने बड़ी गुरजोर से कहा था। महिला अधिकार की बातें करते हैं, आदि आबादी और पूरा हक, ये कांग्रेस का संकल्प है। एनी बेसेंट से लेके सरोजिनी नायडू जी, नेली सेन गुप्ता जी, इंदिरा गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों को पहली पंक्ति में लाने का काम किया है। पिछले एक दशक में महिला अत्याचार, शोषण, प्रताड़ना, अपराध इतने बढ़ गए हैं कि भारत मां की आत्मा पूर्णतः छलनी हो गई है। केंद्र की भाजपा सरकार के आदेश पर महिला पहलवान बेटियों को दिल्ली की सड़कों पर जो घसीटा गया, या मणिपुर में मां बहनों को सार्वजनिक तौर से निर्वस्त्र कर घुमाया गया, हाथरस से लेकर उन्नाव तक भारत मां के सीने पर ऐसे हजारों घाव हैं। आए दिन देश की बेटियों के बारे में भाजपा के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और उनसे संबंधित संस्थाएं जिस प्रकार उनके पहनावे, आचरण, चरित्र, बाहर जाने के समय उनकी स्वतंत्रता, खान पीन व निर्णय लेने की क्षमता को लेकर लगातार आपत्ति उठाते रहते हैं, उसका हमको विरोध करना पड़ेगा। ये वो सरकार है जो किसानों का विरोध करती है। मुझे फक्र है कि हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसने संकल्प लिया है कि हम लोग किसानों का MSP पर एक कानूनी अधिकार जनता को देंगे और 50% से ऊपर समर्थन मूल्य किसान को मिलेगा। श्वेत क्रांति, हरित क्रांति, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये सब कांग्रेस की सोच का परिणाम रहा। भाजपा ने तो 3 काले कानून लेकर आए, 16 महीने तक आंदोलन हुआ, 700 किसान शहादत हो गई उनकी, और फिर जाके भाजपा को अपने हाथ पीछे खींचने पड़े। आप सबको याद होगा साथियों, जमीन अधिग्रहण को लेकर राहुल गांधी जी ने भट्टा परसौल में आंदोलन किया था। तब कानून बना लैंड एक्विजिशन एक्ट का। उस भट्टा परसौल के आंदोलन के बाद से तमाम चंद उद्योगपति और भाजपा की सरकार ने मिलकर राहुल जी की छवि को धूमिल करने का काम किया था, और आज तक वो इस काम में लगे हुए हैं, क्योंकि गरीब की, किसान की, मजदूर की, अपेक्षित की आवाज उठाने का काम
राहुल जी करते हैं, कांग्रेस पार्टी करती है। आज इस अधिवेशन से, इस प्रस्ताव के माध्यम से हम एक बार फिर किसान के प्रति अपने समर्थन को रेखांकित करना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था की हम बात करें 2 मिनट के लिए। मनमोहन सिंह जी की सरकार में 10 साल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उठाया गया। 8% की जीडीपी ग्रोथ हुई। आज के जो हालात हैं, और कृपया करके गौर से सुनिए, इस देश के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं, उनके पास देश की 40% संपत्ति है। 1% अमीर लोगों के पास 40% संपत्ति है, और जो निचले 50% लोग हैं, उनके पास मात्र 6.5% संपत्ति इस देश की है। हम लोग आज अधिवेशन मौजूद हैं, ये संकल्प लेके यहां से जाना पड़ेगा। कर्नाटका में हम लोगों ने संकल्प लिया कि 2025 संगठन का वर्ष होगा। साथियों, मैं चाहता हूं इस अधिवेशन की महक पूरे देश के हर गांव, हर ढाणी, हर कस्बे तक पहुंचे। जिस इच्छा शक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, जिस मजबूती से राहुल गांधी जी, मोदी जी और पूरी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम लोगों को राजनीतिक विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। और राजनीतिक विजय प्राप्त करने के लिए संगठन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। न्याय का संकल्प, संघर्ष का पथ। आज साथियों, हम एकजुट हो जाएं, पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का संकल्प करें, संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ें। और आज इस बेहद कठिन दौर से हम गुजर रहे हैं, लेकिन हम सभी साथी कार्यकर्ता मजबूती से कांग्रेस की अपनी असीम संगठनात्मक क्षमता, दक्षता, कार्यकुशलता के आधार पर अधिक से अधिक विस्तार करें, और भारतवासियों के लिए न्याय के संघर्ष का संकल्प सरकार हम साकार करेंगे। ये संघर्ष रंग लाएगा और विजय दिलाएगा। मैं अंत में दिनकर साहब की कुछ पंक्तियों को परिभाषित कर आपके बीच रखना चाहता हूं। चले संघर्ष आठों याम तुमसे, चले संघर्ष आठों याम तुमसे, करेंगे अंत तक संग्राम तुमसे। हमारे न्याय की संकल्पना साकार होगी, कांग्रेस की फिर जय जयकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।